कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज हम नए पाठ की शुरुआत करें। पाठ छठवां, मानस का हंस। लेखक है अमृतलाल नागर जी। विषय अध्यापक श्री उमेश भाबर सर यानी मैं आप सभी 10वीं के छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी। लेखक का परिचय करवा लेते हैं। जन्म 1916 आगरा उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु 1990। और उनका परिचय करवाने में जो महत्वपूर्ण घटक है उसमें से जो अमृतलाल नागर जी ने सहज, सरल, दृश्य के अनुकूल भाषा में लेखन कार्य किया है। आपने मुहावरों, लोकोक्तियों, विदेशी भाषा तथा देशज शब्दों का यानी लेखक ने आवश्यकतानुसार प्रयोग भी अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में उसने करने का प्रयास यहाँ किया है, ऐसा हमें यहाँ दिखता है। अतीत को वर्तमान से जोड़ने और प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य आपने बखूबी किया है। तो इनके परिचय में हमने उसकी जानकारी भी हासिल की कि उनकी जो लिखावट है, रचना है, उस रचना में वो जैसे कि एक भारदस्त पाठ होने के कारण वो मुहावरों का, लोकोक्तियों का, विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करता है। वैसे देशज भाषा, देशज शब्द भी उसमें होते। देशज यानी विभागीय जो भाषा, उपभाषाएं होती है, उनका भी अपने रचनाओं में वो अपना प्रयोग करते हैं। चलते हैं जो परिचय आज हमें यहाँ परिचय देखना है। तो मानस का हंस इस पाठ का परिचय हम यहाँ एक बार मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप भी यहाँ जो मैं पढ़ते समय आपको बताने वाला हूँ उन पर अपना ध्यान आकर्षित करें, ध्यान दें, क्योंकि उसी पर आधारित जो परिच्छेद देकर सवाल दिए जाते हैं उनका जवाब भी हमें इसी परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। चलो देखते हैं मानस का हंस अमृतलाल नागर जी ने लिखा हुआ जो पाठ है उसका पहला परिच्छेद हम यहाँ देखते हैं। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। मन पटल पर जैसे कि हम आंखें बंद करके कुछ देखने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारे मन पटल पर जो भी हमारे नज़र के सामने इमेज होता है वो दृश्य सजीव हो उठे। सजीव यानी साक्षात हमारे सामने हो रहे हैं, ऐसा लेखक यहाँ पहले पंक्ति में कहना चाहते हैं। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बड़ा चला जा रहा है। कितने साल का? 4-5 वर्ष का नन्हा सा। 4-5 वर्ष का है तो वो नन्हा सा ही रहेगा और अपना पेट भरने के लिए वो भीख मांगने गया था, मांगने वाला है, ऐसा हमें इस पंक्तियों से मालूम पड़ता है। भागने का प्रयास करे तो फिसलने का भय लगता है। देखो वर्णन कैसे हो रहा है। भागने का प्रयास करे यानी भिखारी लड़का है, अपने कंधे पर वो झोली है, भीख मांगने वाली जो आटा मांग कर लाया है वो झोली अपने कंधे पर लटकी हुई है और वो लेकर भागने का प्रयास करे तो फिसलने का भय लगता है। यानी फिसलने का यानी कहीं बारिश में वो लड़का चल रहा हो, ऐसा वहाँ वर्णन है। आगे देखते हैं। और धीरे से चले तो आंधी पानी से तेज झोंके से डगमगा देती, यानी वहाँ बहुत तूफान बारिश हो रही है, वहाँ भागने का प्रयास करे तो फिसल सकता है और धीरे से चले तो आंधी पानी से वो भीग सकता है और अपना वो खाना जो मांग कर लाया हुआ खाना है वो भी खराब हो सकता है। सहसा देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर तक एक पेड़ पर गिरी। देखो कितनी भी दूर बिजली गिरी तो कितना बड़ा आवाज होता है ये आपको पता है, लेकिन उसके नजदीक ही 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी है तो उसे कैसा लगा होगा। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है। सबको डर लगता है, वैसे उसे भी डर लगा क्योंकि वो कितना बड़ा है, 4-5 साल का, तो उसे भी डर लगा हुआ होगा, इसलिए वो दौड़ने लगता है और 4-5 कदम
के बाद ही फिसलकर गिर पड़ता है। बारिश में भागने का प्रयास करें तो वहाँ पैर पैर फिसलता है और हम गिर सकते हैं, वैसे अभी वो गिर गया है। झोली का अन्न बिखर जाता है, गिरने के बाद वो बिखरने ही वाला था, वो बिखर जाता है और बच्चा उठता है। हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे क्योंकि तूफान भी बहुत है, बारिश भी जोर से हो रही है। झोली की टोह लेता है, टोह यानी खोज, कहाँ गिरी है वो इधर उधर देखता है, इसलिए टोह शब्द का इस्तेमाल यहाँ देशी शब्द का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है, छितरी यानी इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा देखने को मिल रहा है। उसकी कड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। उसकी कड़ी मेहनत की कमाई, किसकी? वो छोटा सा नन्हा सा बालक है उसकी। दिन भर की भूख का सहारा, देखो वर्णन कैसे किया है, जो मांग कर लाया है भीख, उस भीख को अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल देखो। उसकी कड़ी मेहनत की कमाई, अभी कड़ी मेहनत की कमाई आप बोलेगे ये तो भीख मांग कर लाया, लेकिन वो भीख भी मांगना एक मेहनत होती है, इसलिए लेखक नागर जी क्या कहते हैं कि उसकी कड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है क्योंकि वहाँ कीचड़ हुआ होगा और बार बार वो फिसल रहा है। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वो रो पड़ता है। छोटा है यह और अपनी कड़ी मेहनत पानी में अभी बह रही है, गीला हो गया है पूरा, तो वो देखकर रो ही पड़ेगा। हाय हाय हाय, बिलखता हुआ फिर सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर बह रहा है। अभी वो आटा भी गीला हो गया है, उससे पानी गिर रहा है तो उसके पैरों पर बह रहा है और दिख रहा है, वैसा वर्णन लेखक करते हैं। आकाश फिर गरजता है, बारिश तो हो रही लेकिन आकाश का आवाज भी वह होता ही जा रहा है। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है, क्योंकि घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ? घर तो बहुत दूर नहीं लेकिन घर ही नहीं है उसे, वो झोपड़े में रहने वाला है, इसलिए कहा है कि घर बहुत दूर नहीं पर घर है कहाँ। भीख मांगने वाला थोड़ी बंगले में रह सकता है या महल में रह सकता है, तो उसे घर भी नहीं है। झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। अभी जो प्रलय आया है वो कैसे आया है उसका वर्णन देखो। झोपड़ियों के मानदंड से, मानदंड यानी उनका मूल्यांकन करें तो झोपड़ियों का कीमत कितना हो सकता है, से भी हीनतम वो कैसे बनाए जाते हैं वही उनका मानदंड रहेगा। और वो 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, उस पूरी झोपड़ियों की बस्ती के लिए ये तूफान एक प्रलय बनकर आया। झोपड़ियों के लिए थोड़ा भी बारिश आता है तो वो प्रलय ही रहता है, क्योंकि सीधा पानी झोपड़ियों के अंदर आ जाता है। अधिकांश झोपड़ियाँ तो उड़ गई थी या फिर ढही पड़ी थी। अभी यहाँ झोपड़ियाँ का वर्णन करते हुए झोपड़ियाँ कैसे रहती है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है झोपड़ियाँ कैसे होती है, क्योंकि आप भी कोई बड़े अमीर लड़के नहीं है, इसलिए झोपड़ियाँ का वर्णन ज़्यादा नहीं करेंगे हम यहाँ। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। खुद की झोपड़ियों का वो खुद अपना महल ही समझते, तो उसके लिए वो जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढह पड़ा था। अभी यहाँ ढह पड़ा था यानी वो भी गिर गया होगा, लेकिन किसका? पार्वती अम्मा का। वो पात्र यहाँ लेखक ने दिया है तो उसका नाम आपको याद रखना है कि पार्वती अम्मा का महल किससे बना था? महल नहीं, झोपड़ी, वो उन्हीं के लिए एक महल है। घास फूस और ढाक के पत्तों से वो राजमहल बना था। बहुत से ढाक के पत्ते
और गली हुई फूस टट्टर में से निकल चुकी थी। उसके बचे खुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा कराह रही थी, यानी वो भी उसके नीचे दब गई थी, वो कराह रही थी। उसकी गृहस्थी के मटके कुल्हड़ फूटे पड़े थे। उनके महल के अंदर, झोपड़ी के अंदर पड़े हुए सब मटके भी टूट पड़े हुए थे, और कुल्हड़ यानी वो जो पुरवा चुक्कड़ हम कहते उन्हें, वो भी फूटे पड़े हुए थे वहाँ। तो ऐसा वर्णन लेखक ने यहाँ पहले परिच्छेद में किया है। हमने इतना ही परिच्छेद यहाँ लिया है और एक ही परिच्छेद देकर हम आगे वाली परिच्छेद आपको स्वाध्याय के लिए, घर के लिए दे देते। लेकिन इसी परिच्छेद पर जो भी सवाल यहाँ पूछे हैं उन सवालों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। देखो, कौन सा भी परिच्छेद पूछा जाए तो उस परिच्छेद को हमें बारीकी से ध्यान लगाकर, कहाँ क्या दिया है लेखक ने, कहाँ शब्दों का कौन सा प्रयोग किया है, ये ध्यान में लेना है, क्योंकि उन्हीं पर आधारित आपको सवाल पूछे जाते हैं। देखो, मैंने कुछ सवाल यहाँ लिए हैं, तो उस सवालों के जवाब हम यहाँ देखते हैं। देखो, संजाल का सवाल यहाँ मैंने लिया है। पहला, परिच्छेद में वर्णित बालक की शारीरिक अवस्था। देखो, संजाल का सवाल है तो उसमें 4 भागों में हमें वो जवाब लिखना है, और वो जवाब लिखते वक्त हमें जो वर्णित बालक, यानी जहाँ यहाँ जो वर्णन हुआ है, कैसा वर्णन हुआ है कि 5-6 साल का, वो जो 4-5 साल का वो जो नन्हा सा बालक है, उसकी शारीरिक अवस्था हमें यहाँ लिखनी है। अभी शारीरिक अवस्था क्या, वही लिखेंगे। उनकी उम्र है 4-5 वर्ष है, बालक है, छोटा सा उनका कद है, भागने पर वो फिसल सकता है, गिर पड़ सकता है, कंधी पर झोली लटकाए पानी में भीगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वही शारीरिक वर्णन हम उसका, अवस्था का वर्णन हम यहाँ कर सकते हैं। तो 4 भागों में हमें उसे लिखना है। देखो, दूसरा भी सवाल यहाँ दिया है, बालक के फिसल कर गिरने पर क्या परिणाम हुआ है। अभी आपने परिच्छेद में देखा कि बालक जब फिसल गया, गिर पड़ा, तो क्या परिणाम हुआ। उनकी झोली का अन्न बिखर गया, हवा, पानी और कीचड़ के कारण वो उठ नहीं पा रहा था। दिन की पूरी कमाई, यानी वो भूखा जो सहारा था, वो भी पानी में बह गया। कुछ दूर पर झोली छितरी पड़ी दिखाई देती है, इसका भी उसे दुख हुआ। तो यही परिणाम हम वहाँ लिख सकते हैं। आगे भी कुछ सवाल है तो वो देखते हैं। यहाँ हमने एक पात्र देखा, कौन सा, पार्वती अम्मा का, तो उसके लिए सवाल तैयार है यहाँ। पार्वती अम्मा के लिए मूल्यवान चीज़ें, यानी उसकी झोपड़ी में पड़ी हुई थी वही उसकी मूल्यवान चीज़ें है, तो कौन सी है। तो हमने पात्र उसी परिच्छेद में उसके अंत में उसे देखा था कि गृहस्थी के जो मटके हैं और कुल्हड़ है, वो भी टूट गए थे। वो कुल्हड़ और मटके वही उसकी मूल्यवान चीज़ें थे, और उनका झोपड़ा गिरने से वो भी गिर गए थे। पानी में ये बहे जा रहे थे। क्या बहे जा रहा था पानी में, उसकी जो बालक था, उस बालक का दिन भर की कमाई की, जो मेहनत की कमाई थी, यानी वो भीख मांगकर लाया हुआ अन्न था वो भी, और दिन भर की उसकी भूख का सहारा, यही बहे जा रहा था। प्रलय रूपी तूफान का झोपड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी प्रलय रूपी तूफान का झोपड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो अधिकांश झोपड़ियाँ हवा के साथ कुछ उड़ गई थी, तो कुछ झोपड़ियाँ नीचे गिर गई थी। यही 2 शब्द हम वहाँ लिखेंगे। और एक सवाल है, पार्वती अम्मा का झोपड़ा इनसे बना हुआ था, ढाक के पत्तों से और घास फूस से। दूसरा क्या हो सकता है, उसे थोड़ी सीमेंट और लकड़ियों का उपयोग किया हुआ होगा, बराबर है कि नहीं। जो परिच्छेद में वर्णित है उसी पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, तो वही शब्दों का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है। जो आखिरी वाला चौथा सवाल यहाँ पूछा जाता है वो होता है 3 अंकों का, हम उसे बोलते हैं स्वमत अभिव्यक्ति। यह जो भी स्वमत अभिव्यक्ति उसी परिच्छेद पर आधारित है, तो उसी का वर्णन हम लेंगे। भारत में जो गरीबी है उसी पर आधारित वर्णन तैयार किया है, बना हुआ है। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक ने भारत की गरीबी का यथार्थ चित्र खींचा है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। देखो, इस परिच्छेद में आपको लिखने के लिए मैं एक पंक्ति बता देता हूँ, और बाकी गरीबी पर आधारित आपको तो बहुत कुछ लिखना आएगा।
10-15 पंक्तियाँ लिखनी है, 3 अंक आपको मिलवाने थे, अच्छे ढंग से वहाँ लिखने का प्रयास करना है। हमारा भारत देश गरीब लोगों का एक अमीर देश है। इस पंक्ति का इस्तेमाल करके आप वहाँ शुरुआत कर सकते हैं और उसमें गरीबी का वर्णन आपको करना है। तो यही इस प्रस्तुत परिच्छेद पर हम भारत की गरीबी हम हमारे मन से लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।